अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम फिजियो का ना गाइटिंग का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन ना ये जो है ना चैप्टर नंबर 4 आज हम गाइटिंग से नहीं पढ़ेंगे। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, आज हम नोट्स हैं मेरे पास, मैं उससे पढ़ाऊँगी और ये बहुत ईजी है। इसके बाद गाइटिंग का भी जल्दी जल्दी गाइटिंग में मैं लेक्चर डाल दूँगी। आप लोगों ने वहाँ से पढ़ना चाहें तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नोट्स हैं और ये बहुत ईजी हैं, तो यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है उसके वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या बताया, इसमें हमने बताया ये हम नर्वस मसल स्टार्ट करें। ठीक है, अब हमने इस बताया कि फ्लूइड इन बॉडी जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो 30 to 40% हमारी बॉडी का वेट बनाता है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर वो होता है जो कि सेल के अंदर होता है, और ये जो है ना मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट जो हमारा है ना वो इंट्रा सेलुलर सेल जो फ्लूइड है ना वो बनाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो सेल्स के बाहर होता है। तो सेल्स के बाहर देखो सिर्फ एक टाइप का फ्लूइड तो नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड होते हैं सेल के बाहर। तो वो उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे प्लाज्मा, पहले प्लाज्मा हमने क्या कहा कि ये जो होता है ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, हम देखते हैं ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में प्लाज्मा और WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि सेल से बाहर है वो प्लाज्मा है, जो कि पार्ट ऑफ ब्लड है। फिर हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि सेल के बाहर है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि 2 सेल्स के दरमियान है। ठीक है, मतलब ये सेल है ना, तो इनके जो दरमियान होगा ना, मतलब ये सेल है और ये सेल है, तो इनके जो दरमियान फ्लूइड होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। हाँ, हमने बताया था प्लाज्मा जो है वो बॉडी वेट बनाता है 4 to 5%, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है 16% और ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अब ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है, हमने कहा कि जो इंपॉर्टेंट कैविटीज़ होती हैं ना बॉडी की, उनके बाहर जो फ्लूइड होता है ना उसको हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और ये 1 to 3% हमारा बॉडी वेट बनाते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है, जैसे स्पेसेस इन बॉडी जो होती है ना उनके, जैसे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो सारे को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब हमने ये डायग्राम एक बना दी, इसमें हमने बता दिया कि ये सेल है, ये इन सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो हमने क्या क्या बताया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ठीक है ना, ये हमारे पास हमने बोला 3 जो हैं वो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में। ठीक है, फिर हमने बोला कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है सेल के बाहर होता है, वो किस चीज़ से मतलब सेपरेटेड होता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जिसमें सेपरेटेड। तो उसमें हमने बोला ये सेल मेम्ब्रेन जो है उससे सेपरेट होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन बोली किससे बनी होती है, ये हमने बोली लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, और उसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन किसी को मतलब बनानी अगर किसी को आए तो वो मतलब वो इस तरह होती है, ये प्रोटीन्स हैं और ये लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड की 1 लेयर और ये लिपिड की 2nd लेयर। ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स इस तरह आप बना सकते हैं, यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर ड्रॉ कर दें, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बोला कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल जो है ना इनसाइड द आउटसाइड द सेल, कॉम्पोजिशन ऑफ आयंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इनसाइड द सेल है ना वो जो होता है वो पोटेशियम ज़्यादा होता है और आउटसाइड द सेल सोडियम ज़्यादा होता है। अब ये हमें कैसे पता लगा, ये ईजी इस तरह है, हम ये याद कर सकते हैं कि पोटेशियम जो है ना इनसाइड द सेल, तो KPPC हम याद कर लें, इनसाइड द सेल की KPPC, तो KPPC क्या है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और कैल्शियम, ये इनसाइड द सेल है। अब इनसाइड द सेल हमने कैसे कहा पोटेशियम ज़्यादा, देखो K मीन्स ओके K लिखते हैं ना, तो सेल जो है ना सेल मेम्ब्रेन K को अंदर आने देता है, वो कहता है ओके कम, तो मतलब K फिर अंदर पोटेशियम जो तो ज़्यादा होता है, और सोडियम Na होता है ना, तो ना सोडियम को अंदर नहीं आया, सेल मेम्ब्रेन रोक कहते हैं ना प्लीज़, तो सोडियम जो है ना वो बाहर सेल के बाहर ज़्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि सेल के अंदर क्या क्या ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स और कैल्शियम, और फिर सेल के बाहर जो होते हैं NaCl सोडियम, क्योंकि सोडियम कहते हैं ना अंदर ना ही तू, तो सेल मेम्ब्रेन कहती है, तो वो सोडियम बाहर आ जाता है, और क्लोराइड सोडियम ये बाहर रहता है, तो नमक जो होता है वो सेल के बाहर और सेल के अंदर ही हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म क्या है। ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म हमने 2 बताए, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी और विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन्स और समथिंग। ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज विद द यूज ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो
against the concentration gradient, means from low concentration to the high concentration with the use of energy and through some carrier protein. ठीक है, बट जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है it is along the concentration gradient from high concentration to low concentration. पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक डिफ्यूजन आती है, एक ऑस्मोसिस आती है. डिफ्यूजन में हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन में हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, movement of solute molecules along the concentration gradient from high concentration to low concentration without the use of any energy. इसमें हमने बात वही पैसिव ट्रांसपोर्ट की, बस इसमें हमने स्पेसिफिक चीज़ क्या बता दी डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने आके बताया कि ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में हमने क्या बोलना है? इसमें हमने ये बोलना है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये किसकी है? ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन स्पेसिफिक इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक हैं, और इसमें स्पेसिफिक क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ें ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये तो हमने वाटर के हिसाब से किया ना कि वाटर जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन आप जब कहेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, फिर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन में क्या कहेंगे? फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ये उल्टा क्यों है? क्योंकि देखो जहाँ पे सॉल्यूट कम होंगे वहाँ वाटर ज़्यादा होगा ना, तो हाई टू लो वाटर जा रहा है, तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास इनकी डेफिनेशंस आ गई. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करे. ऑस्मोसिस क्या था? हमने बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इस तरफ जो थी ये ऑस्मोसिस हो रही थी. ठीक है, तो ये जो है प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि उसको अपोज कर रहा है, ऑस्मोसिस को अपोज कर रहा है, ऑस्मोसिस के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. ये साइज पे या शेप पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ पार्टिकल. ऑस्मोल्स जो है वो यूनिट है, मतलब 300 मिलियन पार्टिकल्स पर लीटर, तो हम उसको मतलब पर लीटर में जितने पार्टिकल्स होंगे उसको हम 300 मिलियन ऑस्मोल्स कहेंगे, और ये ऑस्मोलारिटी ऑफ 300 हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे सेल मेम्ब्रेन. हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो पिछली पेज पे भी आपको बताया है कि वो उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं और लिपिड बाइलेयर होती है. तो इसमें हम क्या बताएंगे? अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन ना, तो हम क्या कहेंगे? लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं वो पास कर जाते हैं इससे, लिपिड बाइलेयर से. लिपिड सॉल्युबल होते हैं कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अल्कोहल वगैरह. ठीक है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल है ना, मतलब जो लिपिड इनसॉल्युबल हैं, जो वाटर सॉल्युबल है वो थ्रू कैरियर प्रोटीन्स पास करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है वाटर, आयन, सोडियम, के पोटेशियम और ग्लूकोज. ठीक है, जो हमारा होता है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल. ठीक है, अब डिफ्यूजन हमने क्या बोला था? डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा आप यहाँ से देख लें. ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में बोलती है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल वैसी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी. जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. ठीक है, इसमें क्या होता है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है, अब हमने बोला था डिफ्यूजन जो है ना, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड वो प्रोटीन्स भी हो जाती है और थ्रू लिपिड्स भी हो जाती है. जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो खाली प्रोटीन्स, क्योंकि कैरियर प्रोटीन है तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है. अब हमने बोला था सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी पे. सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के सिलेक्ट करके वो उसको जाने देती है. तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करती है? साइज के बेसिस पे और उनके चार्जेस के बेसिस पे सिलेक्ट करती है. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गेटेड चैनल्स. ठीक है ना, गेटेड चैनल, तो उसमें कौन से गेटेड है? लाइगेंड गेटेड और वोल्टेज गेटेड. और इसमें भी जो कैरियर प्रोटीन्स है ना, जो प्रोटीन के थ्रू जाती है वो भी गेट्स
पे डिपेंड करती है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स में। अब लाइगेंड गेटेड चैनल वोल्टेज गेटिंग चैनल है। वोल्टेज गेटिंग चैनल वो होता है कि जब वोल्टेज चेंज होता है तो वो चैनल्स जो हैं ओपन और क्लोज करते हैं, जबकि लाइगेंड गेटेड चैनल है जब कोई लाइगेंड आकर अटैच होना तो फिर ही वो गेट ओपन होता है। इसी तरह हमने लाइगेंड गेटेड चैनल में कहा एसिटाइकोलिन गेटेड चैनल, मतलब जब एसिटाइकोलिन ये हमारे पास चैनल थे, यहाँ एसिटाइकोलिन आके लगा तो उसके बाद हमारे ये चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है। फिर हमने बोला वोल्टेज गेटेड चैनल्स कौन से होते हैं कि जब वोल्टेज चेंज होता है तो ही ये गेट्स ओपन और क्लोज होते हैं। इसी तरह हमने बोला सोडियम में जो है ना, सोडियम में वोल्टेज गेटेड चैनल है दो हैं, सोडियम में आउटर वोल्टेज गेटेड चैनल और इनर वोल्टेज गेटेड चैनल, जबकि पोटेशियम का एक ही है इनर वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, आउटर नहीं है पोटेशियम के अंदर, जबकि सोडियम के अंदर दो वोल्टेज गेटेड चैनल्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद हम कहेंगे कि whenever any cell is placed in an hypertonic solution तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा हाइपरटोनिक, और व्हेन इट्स प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो सेल स्वेल हो जाएगा। हाइपरटोनिक में ये याद रखने में के लिए तरीका ये है कि ई आता है ना हाइपर में, तो ये सेल जो है इस तरह ये ई की तरह बन जाता है तो श्रिंक हो जाता है, और हाइपोटोनिक में ओ आता है ना तो इस तरह ये जो सेल है वो स्वेल कर देता है ओ की तरह। लेकिन इसका ये तो हमें याद करने का तरीका है, जबकि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिस सोल्यूशन के अंदर ना हमारे पास ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट हो और वाटर हमारे पास कम हो। ऑफ कोर्स तो जब हम कोई चीज़ अपना ये इसमें वाटर कम है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तो जब हम अपना जो सेल प्लेस करेंगे इस सोल्यूशन में तो हमारे सेल उसमें वाटर कम था ना तो हमारे सेल से वाटर बाहर निकलता जाएगा और सोल्यूशन में जाता जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर सोल्यूशन में ज़्यादा होता है और उसमें वो कम होते हैं, सोल्यूट्स कम होते हैं सोल्यूशन में, तो जब हम सेल डालेंगे तो हमारे सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें से वाटर जो होगा वो सोल्यूशन से हमारे सेल के अंदर चले जाएगा, ठीक है। फिर हमने बोला था कि सबसे पहले हमने बोला था लार्जेस्ट बॉडी वेट मतलब हमारा कौन बताते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से पता लगा, और स्मॉलेस्ट बॉडी वेट हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड से पता लग जाता है, ठीक है ना। फिर हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन हमने बता दी थी, और हमने बोला था रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो is directly proportional to concentration of the diffusion, मतलब as the concentration of the material increases rate of diffusion also increases, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में तो यही सिंपल सी बात ही है, यही बात है कि as the concentration increase rate will also increase as they are directly proportional to each other। लेकिन facilitated diffusion में क्या है, उन्होंने बोला as the concentration increase rate will increase but at a limited but reaches maximum, मतलब but as a limited area, मतलब it reach maximum and then become constant, और उसके बाद constant हो जाएगा। क्यों? क्योंकि after some time जो कैरियर प्रोटीन है they undergo some change, ठीक है। फिर इसमें हमने बोला था सिंपल डिफ्यूजन में कैसे क्या क्या चीज़ें पास हो जाती हैं, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स पास होते हैं। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और प्रेशर डिफरेंस पे, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन का रेट जो होता है, ठीक है। और नर्नेस पोटेंशियल क्या होती है, नर्नेस पोटेंशियल में हमने ये बताना है कि व्हेन एवर इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहे डिफरेंट हो, मतलब मैं पहले डेफिनेशन में इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल इसमें हम ये कहेंगे कि इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द आयंस विल नॉट मूव बिकॉज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बैलेंस द ions and form the equilibrium and it is known as Nernst potential। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आपको पढ़ा देती हूँ। मतलब in spite of the concentration difference there will be no movement of ions cause electrical difference will balance concentration difference and these will be equilibrium and called Nernst potential। मतलब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब ये हमारे पास सेल होगा तो अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम
तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए ना, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो ही जा रहा है। तो इसमें ये नॉनस पोटेंशियल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है। हमने इसमें कुछ नहीं कहा कि इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो हमने क्या बोला था नॉनस पोटेंशियल को कि इन स्पाइट ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, इन स्पाइट ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, in spite of the concentration difference, there will be no movement of ions because the electrical concentration will balance the concentration difference and there will be equilibrium called the Nernst potential. फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने बोला था ट्रांसपोर्ट क्या होती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ATP एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एंड द कैरियर इज मस्ट इन इट, ठीक है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज यूज विच इज द एनर्जी इज डायरेक्टली यूज विच इज हाइड्रोलाइज विच इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट देखो ना प्रोसेस जिसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज हो, हाइड्रोलिसिस फॉर ATP फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है, इसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या कहेंगे कि वो एनर्जी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो एनर्जी यूज होती है जो कि हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसमें क्या हम लिखते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एनर्जी, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन हमारी क्या है? द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज डिराइव्ड सेकेंडरीली फ्रॉम द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।